साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आइस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशियाई शेरों की पहचान के लिए सिम्बा नामक जो सॉफ्टवेयर है या तकनीक है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सिम्बा का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंट मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियन लायंस। तो ध्यान रखिएगा, सिम्बा किससे संबंधित तकनीक है। तो देखिए, गुजरात वन विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक फोटो पहचान सॉफ्टवेयर अर्थात सिम्बा का उपयोग किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को शेरों के शरीर के पैटर्न या शारीरिक चिन्ह में अंतर करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, ताकि शेरों की अलग अलग पहचान की जा सके। इसे हैदराबाद स्थित टेलियो लैब्स द्वारा विकसित किया गया है। यह काम कैसे करता है? तो एशियाई शेरों के जो थूथन होते हैं, मुंह के दोनों ओर विशेष मूंछ के धब्बे या जिसे कह सकते हैं व्हिस्कर स्पॉट कहते हैं, ये होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार कोई भी दो ये जो व्हिस्कर स्पॉट्स हैं, ये पैटर्न समान नहीं होते, अर्थात शेरों में यह पैटर्न अलग अलग होते हैं, जैसे कि हम लोग के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। साथ ही समय के साथ इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। मशीन लर्निंग तकनीक के साथ सिम्बा अलग अलग शेरों की पहचान स्वचालित तरीके से करता है। सिम्बा इस कार्य को निम्नलिखित के आधार पर पूरा करता है। कैसे? अलग अलग शेरों के व्हिस्कर स्पॉट में अंतर के आधार पर, चेहरे पर किसी निशान, कानों पर दाग या काटने के निशान के आधार पर, या तस्वीर से संबंधित अन्य डेटाबेस मेटा डेटा के आधार पर। सिम्बा का महत्व क्या है? इससे उपयोगकर्ताओं को यह पहचानने और जांच करने में सहायता मिलती है कि कोई शेर पहले से ही डेटाबेस में मौजूद है या वह कोई नया शेर है। दूसरा, लिंग, नाम, माइक्रोचिप नंबर, जीवन की स्थिति, दूध पिलाने वाली मादा शेर जैसी अतिरिक्त जानकारियों का उपयोग भी डेटाबेस में शेरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही इससे एशियाई शेरों के पर्यावास में प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सहायता मिलेगी। अब हम बात करते हैं एशियाई शेरों के बारे में। तो यह भारत में पाई जाने वाली 5 बड़ी कैट स्पीसीज में से एक है। तो एक ये है, अन्य 4 कौन से हैं? तो बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड है। एशियाई शेर केवल भारत में गुजरात के 5 संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 5 संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभ्यारण्य, पनिया अभ्यारण्य, मिटियाला अभ्यारण्य और गिरनार अभ्यारण्य। तो ये 5 है, ध्यान रखिएगा। समूहों में रहने वाली एकमात्र कैट स्पीसीज कौन सी है? वो है शेर। इन समूहों को प्राइड कहा जाता है, शेरों का समूह कहा जाता है। मादा शेर जो होती है वो प्राइड की प्रमुख शिकारी होती है, या कह सकते हैं मुखिया टाइप की होती है। गर्भधारण की अवधि जो इनकी होती है वो 100 से 119 दिनों के बीच की होती है। संरक्षण की स्थिति की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, और वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिशमय, जैसे साइट्स के नाम से जानते हैं, के परिशिष्ट 1 या अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड या संकटापन्न श्रेणी में सूचीबद्ध है। वहीं एशियाई शेर जो होते हैं वो अफ्रीकी शेरों की तुलना में आकार में थोड़े छोटे होते हैं, और इसके साथ ही आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो अफ्रीकी शेर हैं वो वल्नरेबल अर्थात सुभेद श्रेणी में आते हैं, जबकि जो एशियाई शेर है ये एंडेंजर्ड या संकटापन्न श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य आपदाओं को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO महामारी संधि पैंडेमिक ट्रीटी पर विचार कर रहा है। देखिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में उजागर हुई खामियों को देखते हुए WHO एक महामारी संधि पर विचार विमर्श कर रहा है। इस संधि के क्या उद्देश्य होंगे? तो पहला, भविष्य में वैश्विक महामारी की घटना को रोकने के लिए एक अभिशमय समझौता या अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपाय प्रदान करना। दूसरा, वैश्विक महामारी के प्रकोप से निपटने हेतु तैयारी और कार्रवाई में सुधार करना। इस संधि की पृष्ठभूमि क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO द्वारा दिसंबर 2021 में अपना दूसरा विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र में WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा एकमात्र निर्णय को अपनाया गया, जिसका शीर्षक था द वर्ल्ड टुगेदर। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO द्वारा ऐसा पहला विशेष सत्र वर्ष 1948 में अपनी स्थापना के समय आयोजित किया गया था। इस निर्णय के तहत विश्व स्वास्थ्य सभा ने एक अंतर सरकारी वार्ता निकाय इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी INB का गठन किया है। इस निकाय को विश्व स्वास्थ्य सभा या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुपालन में वैश्विक महामारी संधि की विषय वस्तु का प्रारूप तैयार करने और उस पर वार्ता करने का उत्तरदायी सौंपा गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो WHO का अनुच्छेद 19 है, संविधान का अनुच्छेद 19, ये है क्या? तो देखिए, यहाँ पर यह विश्व स्वास्थ्य सभा को स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर
अभिशमयों अर्थात कन्वेंशन या समझौतों को अपनाने का अधिकार देता है। ऐसे अभिशमयों या समझौतों को अपनाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 19 के तहत आज तक स्थापित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय उपाय WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है। आगे चलते हैं। इस वैश्विक महामारी संधि में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है। क्या क्या? पहला, उभरते हुए नए वायरस का जीनोम अनुक्रमण करना और उससे संबंधित डेटा को साझा करना। दूसरा, टीकों और दवाओं का समान वितरण सुनिश्चित करना तथा विश्व भर में इससे संबंधित अनुसंधानों को साझा करना। यूरोपीय संघ चाहता है कि इस संधि में वन्यजीवों के बाजारों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रावधान भी शामिल किए जाएं। दूसरी ओर यूरोपीय संघ यह भी चाहता है कि महामारी संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और भारत ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है कि इसे बाध्यकारी बनाया जाए। आगे चलते हैं। अगला है, रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट ISS को गिराने की धमकी दी है। देखिए, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। इस संबंध में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ISS को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, भारत या चीन पर गिराने की धमकी से एक भय का माहौल बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या का जो कक्षीय उड़ान पथ है वो रूस के अधिकांश क्षेत्रों के ऊपर से नहीं गुजरता है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS है ये 2 व्यापक भागों में विभाजित है। इसमें से एक भाग ऊर्जा और प्रणालियों पावर एंड सिस्टम से संबंधित है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसका दूसरा भाग ISS को कक्षा में बनाए रखने से संबंधित है, जिसे रूस द्वारा प्रबंधित किया जाता है। देखिए, रूस समय समय पर अंतरिक्ष में प्रणोदक अर्थात थ्रस्टर भेजता है। ये प्रणोदक ISS से जुड़ जाते हैं और इसे कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक गति प्रदान करते हैं। यदि ISS को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए प्रणोदक नहीं भेजा जाए तो ISS पृथ्वी पर गिर जाएगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में। तो यह एकमात्र कार्यशील अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला वर्ष 1998 से पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक प्रक्षेप वक्र ट्रेजेक्ट्री में पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। ISS को यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान एक सहकारी कार्यक्रम कोऑपरेटिव प्रोग्राम के रूप में संचालित करते हैं। यह लगभग 1.5 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में प्रयोगों, अंतरिक्ष का अन्वेषण करने संबंधी अध्ययनों और प्रौद्योगिकी विकास के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं भारत के स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम में बाधा बोली प्रक्रिया 15 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार कई मुद्दों के कारण सरकार ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी बोली प्रक्रिया को 15 मार्च तक स्थगित कर दिया है। स्मार्ट मीटर के लिए बोलियां या जो बिड्स हैं वो 3.03 ट्रिलियन रुपए की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत आयोजित की जा रही है। इस योजना के लक्ष्य क्या है? पहला, भारत की औसत समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक अर्थात एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल हानि को 20% के वर्तमान रफ्तार स्तर से घटा करके 12 से 15% तक करना है। दूसरा, वर्ष 2024-25 तक सेवा की औसत लागत और प्राप्त कुल राजस्व के बीच के अंतर को धीरे धीरे कम करके शून्य करना है। दूसरे शब्दों में विद्युत की लागत और जिस मूल्य पर इसकी आपूर्ति की जाती है के बीच के घाटे को धीरे धीरे कम करके शून्य करना है। स्मार्ट मीटर एक एडवांस एनर्जी मीटर होता है। यह जिस प्रणाली आउटलेट में लगा होता है वहां की ऊर्जा खपत को दर्ज करता है। स्मार्ट मीटर स्मार्ट ग्रिड का एक घटक है। स्मार्ट मीटरिंग के लाभ क्या है? तो पहला, ग्राहकों को लाभ। तो देखिए, यह विद्युत खपत को नियंत्रण करने के मामले में सहायक है। यह बेहतर शिकायत प्रबंधन, प्रणालीगत स्थिरता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता के माध्यम से उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि करता है। विद्युत वितरण कंपनियों अर्थात डिस्कॉम के लाभ क्या है? तो यह AT&C अर्थात समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक या इंग्लिश में तो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल हानि को कम करती है। यह करता है कंपनी की वित्तीय स्थिरता में सुधार करता है, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, बिल भुगतान में सुगमता को बढ़ाता है और बिलिंग को त्रुटिहीन बनाता है। स्मार्ट मीटरिंग से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे प्रीपेड भुगतान करने के बाद भी इन मीटरों के संचालन में विलंब होता है। कनेक्शन और डिसकनेक्शन मैनुअल रूप से किए जाते हैं। इस प्रकार यह मानवीय हस्तक्षेप रहित उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है। तीसरा, स्मार्ट मीटरिंग में साइबर सुरक्षा जोखिम भी है, जिसमें डेटा निजता की समस्या भी शामिल है। आगे बात कर लेते हैं सरकार द्वारा किए गए उपायों की। तो देखिए, राष्ट्रीय स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम नेशनल स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम NSMP, इसका लक्ष्य 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलना है। यह
विद्युत की चोरी को कम करेगा और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन NSGM, यह मिशन भारत में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाता है और उनकी निगरानी करता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा या मृत्यु दंड पर ऐतिहासिक निर्णय की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट ने छन्नू लाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में निर्णय देते हुए कहा कि मौत की सजा देने से पहले अपराधी में सुधार की संभावना की तलाश के लिए उसका मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकीय आकलन होना चाहिए। इससे अपराधी में सुधार की किसी संभावना का आकलन किया जा सकता है। इस वाद या मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के निम्नलिखित निर्णयों के आधार बनाया है। किसको? पहला है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1980 का मामला है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा देने के मामले में रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम का सिद्धांत स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का रेयर क्राइम का सिद्धांत कब स्थापित किया गया? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तेजक परिस्थितियों और गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितियों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण को अनिवार्य किया था। माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर के सिद्धांत को और स्पष्ट किया तथा मौत की सजा के मामले के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए। अब बात करते हैं उत्तेजक परिस्थितियां या जोश में आना। इसमें शामिल है अपराध को अंजाम देने का तरीका, अपराध को अंजाम देने का उद्देश्य, अपराध की गंभीरता और अपराध को पीड़ित कौन है। तो इससे उत्तेजक परिस्थितियां उस समय की परिस्थितियां समझ में आती हैं। गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितियां क्या है? इसमें शामिल है एक आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना, उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसके जीवन की पृष्ठभूमि। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि मौत की सजा को अमल में लाने में बिना किसी ठोस कारण के देर करना मृत्युदंड की सजा के लघुकरण कम्यूटेशन का एक आधार हो सकता है। ऐसा होने पर एक कैदी, उसका कोई परिजन या यहां तक कि एक सक्रिय नागरिक इस तरह की सजा को कम करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर कर सकता है। अब सुर्खियों में रही चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फरलो की। फरलो क्या है? एक सजायाफ्ता कैदी व डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उसकी फरलो की समाप्ति के बाद वापस जेल भेज दिया गया है। देखिए, फरलो के बारे में बात करें तो फरलो जो है ये कानूनी शब्दों में देखें तो फरलो एक तरह से दोषी कैदियों के लिए अवकाश के समान है। फरलो के तहत एक निर्धारित अवधि के लिए कैदी को जेल से बाहर आने की अनुमति मिलती है। तो एक वर्ड आपने और सुना होगा, पैरोल। तो दोनों में अंतर क्या है? जहां पैरोल एक कैदी को किसी विशिष्ट काम या अनिवार्यता को पूरा करने के लिए दी जाती है, वहीं फरलो बिना किसी कारण के निर्धारित वर्षों की सजा काटने के बाद प्रदान की जा सकती है। फरलो प्रदान करने की शर्तें राज्यवार अलग अलग है, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत जेल राज्य का विषय है। यहां ध्यान रखने की बात है, फरलो जो है कैदी का कानूनी अधिकार नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य कारावास के चलते अवसाद या उदासी को समाप्त करना और अपराधी को समाज के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाना है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने NCPCR के नए आदर्श वाक्य भविष्यो रक्षिता का शुभारंभ किया है। नया आदर्श वाक्य देश के भविष्य यानी बच्चों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। इसका शुभारंभ NCPCR के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया है। NCPCR अर्थात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वसुधा बाल संरक्षण अधिकार आयोग अधिनियम 2005 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, ध्यान रखिए सांविधिक निकाय है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों से संबंधित सभी कानून, नीतियां और कार्यक्रम संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार बाल अधिकारों के अनुरूप हों। इसके तहत बच्चे को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है तथा NCPCR महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। आगे बात करते हैं मॉन्ट्रो कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए, तुर्की ने जलसंधि व्यवस्था के संबंध में 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन को लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तुर्की द्वारा यह निर्णय भूमध्य सागर और काला सागर के बीच रूसी युद्धपोत की आवाजाही को सीमित करने के लिए उद्देश्य की गई है। मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत बॉस्फोरस और डार्डानेल्स जलसंधि दोनों पर तुर्की का नियंत्रण है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा यदि बड़ा करके देखें मैप में, तो यहाँ पे आपका एजोब सी है, ये आपका ब्लैक सी है, और इधर आप आएंगे तो इधर आपका आगे जा करके भूमध्य सागर है या मेडिटेरियन सी है। तो यहीं पे आप देखेंगे, यहीं पे आपका बॉस्फोरस जो जलसंधि है वो यहीं पर है, जो कि आपका इधर ब्लैक सी
और यहाँ पर आपका मरमरा सी है, सी ऑफ मार्मरा, इसको जोड़ने का कार्य करती है। और यहीं इसी के बगल में आप आएंगे तो यहाँ पर है आपका डार्डानेल्स जल संधि। ये क्या है, यहाँ पे आपका मरमरा सी है और इधर आपका, इधर देखेंगे तो अगेनसियन सी है यहाँ पर। ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। आगे चलते हैं। देखिए, जो बास्फोरस और डार्डानेल्स जलसंधि है, इसको तुर्की जलसंधि या काला सागर जलसंधि के रूप में भी जाना जाता है। ये जलसंधियां मरमरा सागर के माध्यम से एजियन सागर और काला सागर को जोड़ती हैं। यह एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे काला सागर के बंदरगाहों से कोई पोत भूमध्य सागर और उससे आगे तक पहुंच सकता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल NLP को यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके संबंध में देखिए, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में व्यवसाय करने की सुगमता सुनिश्चित करना है। इसके लिए आयात निर्यात, घरेलू व्यापार, आवाजाही आदि से संबंधित सभी हितधारकों को एक मंच के माध्यम से जोड़ता है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP परिवहन के सभी माध्यमों को एक ही प्लेटफॉर्म के तहत लाता है। इसके तहत यह कई मंत्रालयों व संगठनों से जुड़े सभी लॉजिस्टिक संबंधी हितधारकों को आपस में जोड़ता है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना है, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 13 से 14% है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं: मौजूदा डेटा के साथ एकीकरण करना, निजी अभिकर्ताओं के साथ डेटा का आदान प्रदान करना और आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत दस्तावेज बनाए रखना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग FLCTD के बारे में। इसका पूरा नाम है फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट, FLCTD या हिंदी में निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी परिनियोजन के लिए सुविधा। तो यहां पर आपका FLCTD ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है। इसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह जो FLCTD है, इसको वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में मौजूदा प्रौद्योगिकी अंतराल को समाप्त करना है। इसके लिए इनोवेटिव ऊर्जा दक्षता और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करता है। FLCTD ने निम्नलिखित क्षेत्रों में इनोवेशन चैलेंज के लिए 6 प्राथमिकता आधारित तकनीकी घटकों की पहचान की है। कौन कौन से? वेस्ट हीट रिकवरी, स्पेस कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल रिसोर्स एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज इत्यादि। यहाँ पे 6 में से हमने यहाँ पे 4 के नामों को यहाँ पे लिया है। आगे चलते हैं कोणार्क मंदिर के बारे में। उड़ीसा जो है कोणार्क मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौर शहर बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। कोणार्क मंदिर के बारे में बात करें तो सूर्य देव को समर्पित यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 1238 से 1250 ईस्वी के मध्य कराया गया था। यह कलिंग स्थापत्य शैली का एक मंदिर है जो नागर मंदिर वास्तुकला की एक उपशैली है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं: रेखा देउल या विमान, जो कि एक शिखर युक्त संरचना होती है, जगमोहन या सभा भवन, नट मंदिर या नृत्य भवन और कई अन्य उपसंरचनाएं। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि व्हाइट पगोडा किसे कहते हैं? व्हाइट पगोडा जो जगन्नाथ मंदिर है उसे व्हाइट पगोडा कहते हैं। आगे चलते हैं विष्णु देवी शाह के बारे में, जिनका जन्म 1902 में हुआ था और मृत्यु 1974 में होती है। विष्णु देवी शाह का जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर में हुआ था। उन्हें उत्तराखंड की पहली महिला एक्टिविस्ट और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। वह रात्रि जागरण में कुमायूनी कवि गिरदा के गीत गाती थी। वह महात्मा गांधी के जन जागरण से प्रेरित थी। उन्होंने वर्ष 1940 से 41 में गांधी जी द्वारा शुरू व्यक्तिगत सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक आंदोलनकारी महिला की भूमिका का अनुभव कराया। उन्होंने स्वदेशी और खादी के विचार को प्रोत्साहित किया। इनके व्यक्तिगत जीवन मूल्य की बात करें तो देशभक्ति, बहादुरी, स्वदेशी इत्यादि इनके मूल्य रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म होता है और 15 फरवरी 1948 को 44 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुई थी। वह एक अग्रणी लेखिका थी। साहित्य के पुरुष प्रधान युग के दौरान भी उनकी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हुई। उनकी कविता झांसी की रानी हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में से एक मानी जाती है। उन्होंने अपनी रचनाओं को हिंदी की खड़ी बोली में लिखा।
उनकी कविताओं में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का भी चित्रण किया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं मेडागास्कर के बारे में। देखिए, मेडागास्कर एक महीने के भीतर ही चौथे उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमनाती का सामना कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, चक्रवात इमनाती कहाँ है? मेडागास्कर में। आप मैप में यहाँ मेडागास्कर को देख सकते हैं। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और यह यहाँ पे मेडागास्कर है। इसकी विशेषताएं और बाउंड्री सीमाएं बताएं। बाउंड्री या जो सीमा है उसको देखें तो मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से दूर हिंद महासागर में स्थित है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप भी है। यह कोमोरॉस और फ्रांस मतलब जो यहाँ पे मेयोट और रियूनियन द्वीप है, ये दोनों फ्रांस के ही हैं। तो कोमोरॉस फ्रांस, मॉरिशस और मोजाम्बिक और सेशल्स के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। मोजाम्बिक चैनल इसे अफ्रीकी महाद्वीप से अलग करता है। कुछ भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसके तटीय क्षेत्रों में जलवायु उष्णकटिबंधीय, आंतरिक भागों में समशीतोष्ण और दक्षिण में शुष्क है। 250 से अधिक द्वीपों के साथ यहाँ विश्व की कुछ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणालियां और पश्चिमी हिंद महासागर में सबसे विशाल मैंग्रोव क्षेत्र मौजूद हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।